हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है, आज है 11 तारीख, ठीक है। और आज है रविवार यानी कि संडे। संडे है तो संडे के दिन हम लोग रिवीजन करते हैं, तो यहाँ पे भी रिवीजन करेंगे। और आप लोगों को पता है कि मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता हूँ, वो भी मैप के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। और जल्दी जल्दी कम समय में आपको डेली करंट अफेयर मिल जाता है वीडियो। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उस दिन के, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, ठीक है, मैं उनको बता देता हूँ और लोकेशन के साथ बताता हूँ। और जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन मैं उनको दिखाता हूँ, जो कि आपके दिमाग में फीड हो जाए। और अगर आपके पास क्वेश्चन कभी भी आता है चल के, ठीक है, तो आप उसको सही कर देंगे। तो मैं आपको स्वागत करता हूँ CSK CM क्लासेज में। तो देर न करते हुए आज शुरू करते हैं क्लास, ठीक है। मैं यहाँ पे 5 से लेकर 11 जून की जो भी इंपॉर्टेंट घटना है उसको बताऊँगा जल्दी जल्दी, क्योंकि ये रिवीजन क्लास होती है संडे के दिन। संडे के दिन आपको रिलैक्स करना होता है, क्योंकि हफ्ते में तो रोज़ रोज़ पढ़ते ही हैं, एक दिन रिलैक्स करने का भी दिन होता है, ठीक है। तो इस दिन आप सिर्फ रिवीजन करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, देखते चलेंगे बस। ओके, तो ये देर न करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 5 तारीख का करंट अफेयर। तो यहाँ शुरू करते हैं 5 तारीख करंट अफेयर से, ठीक है। जो भी जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक मैं ऐसे बताऊँगा। ओके, तो आइए, आपका पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ओके, तो क्या 5 जून को, 23 मार्च, 22 अप्रैल या 22 मई? सही जवाब है 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक डाइवर्सिटी। ओके, और 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये 22 नहीं, 23 नहीं, 22 मार्च अगर कर देंगे इसको, तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का संबंध किस राज्य से, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य से संबंध है इसका मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का। ये देखिए चाचा किस तरह मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि जो 60 वर्ष के लोग हैं, वृद्धजन, उनको हवाई जहाज से भारत के इम्पोर्टेंट लोकेशन पे एक बार तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तीर्थ यात्रा करने के लिए लोग सोचते रह जाते हैं, सोचते सोचते उनकी मृत्यु भी हो जाती है। उनके पास इनकम नहीं होती, पैसा नहीं होता कि एक बार वो लोग जाएं किसी अच्छी जगह, अपने मन मुताबिक वो लोग घूम पाएँ, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल से प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक पहली फ्लाइट चली है, ठीक है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इस तरह की एक योजना, तीर्थ दर्शन योजना से संबंधित हरियाणा सरकार भी चला रही है। तो अगर मध्य प्रदेश की लोकेशन की बात करती है, अपना सुंदर भारत है, यहाँ पे दिखेगा आपको मध्य प्रदेश, ठीक है। ये है यूपी, ओके, और यहाँ पे दिखेगा आपको हरियाणा। आगे चलें। अगर प्रश्न है, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में महिला एकल की खिताब जीतने वाली एलिना रायबेकिना का संबंध किस देश से है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो एलिना रायबेकिना का संबंध कजाकिस्तान से है। कजाकिस्तान से है एलिना रायबेकिना का संबंध। इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने जो यूक्रेन की खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है कैलिनीना, ठीक है, कैलिनीना, उनको ये हराई हैं, ठीक है। अगर पुरुष एकल में बात करें तो डेनियल मेदवेदेव जो रूस के हैं, उन्होंने डेनमार्क के होल्गर रूने को हराया है इटालियन ओपन 2023 में, ठीक है। इटली की बात करें तो ये विश्व का मैप, ओके, ये अपना सुंदर भारत, इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ यूरोप दिखेगा, और यहाँ पे है इटली, ठीक है। अगर जूम करते हैं तो ये देखिए इटली दिखेगा। इटली के नॉर्थ में एड्रियाटिक सागर दिखेगा आपको, साउथ में इसके टेरहैनियन सी दिखेगा, और ये पूरा जो इलाका आता है ये भूमध्य सागर के अंतर्गत आता है, ठीक है। कजाकिस्तान की बात करेंगे तो कजाकिस्तान की लोकेशन ये है, जो कैस्पियन सागर से बाउंड्री बनाता है। इसके नॉर्थ में रूस दिखेगा यानी कि रसिया दिखेगा, और आपको इसके साउथ में उज्बेकिस्तान दिखेगा, ठीक है। और उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में यहाँ पे दिखेगा आपको अरल सी, ठीक है, अरल सी। हाल ही में मना मदुरई पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन की बात हो रही है। मना मदुरई पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन होता है, तो ये मना मदुरई में बनता है। तो ये कहाँ? तमिलनाडु के मना मदुरई गाँव है, वहाँ पे बनता है ये पॉटरी। तो इसे GI टैग दिया गया है, ठीक है, और ये तमिलनाडु का है। ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसको GI टैग दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, जो तमिलनाडु, वहाँ से वैगई नदी गुजरती है, वैगई नदी के तट पे ही ये मना मदुरई गाँव है, ठीक है। और इसी नदी के मिट्टी से ही ये बर्तन बनाया जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो वैगई नदी आपको दिखेगी तमिलनाडु में, और ये तमिलनाडु से होते हुए जाके पाक की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। यहाँ पे दिखेगी पाक की खाड़ी, यहाँ पे दिखेगा गल्फ ऑफ मन्नार, ओके। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तमिलनाडु की लोकेशन ये है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टैलिन, और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। आगे चलते हैं।
तो जीआई टैग की बात कर ले तो जीआई टैग, जीआई का जो फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक, इसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इसे पहली बार सन 2004 में भारत में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। ठीक है, दार्जिलिंग चाय को पहली बार 2004 में दिया गया था। अभी तमिलनाडु हाईएस्ट जीआई टैग पाने वाला 55, मतलब इसके पास है, और सबसे ऊपर है ये जीआई टैग पाने वाला। दूसरे नंबर पर आपको 48 जीआई टैग के साथ यूपी दिखेगा। ठीक है, आगे चले। अगला प्रश्न है कि फिपिक थर्ड, ये बहुत ही चर्चा में था, इसको आप ध्यान से देखेंगे। फिपिक थर्ड फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, क्या 2023 में इसका तीसरा सम्मेलन पपुआ न्यू गिनिया के पोर्ट मॉर्सबी, यानी पपुआ न्यू गिनिया की जो राजधानी है वो पोर्ट मॉर्सबी है, वहाँ पे हुआ था? सही है। इसका पहला सम्मेलन सन 2014 में हुआ था, ये भी सही है। इसमें 14 द्वीपीय देश और भारत शामिल है, ये भी सही है। ठीक है, इसमें 14 द्वीपीय देश यानी आइलैंड कंट्री प्लस एक भारत है, तो ये लोग 15 लोग हो गए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1, 2, 3, तीनों कथन सही है। ठीक है, आगे चलें। फिपिक के फुल फॉर्म बात करें तो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है फिपिक का। पहली मीटिंग 2014 में, 2015 में भारत में मीटिंग हुई थी, और ये तीसरी मीटिंग हो रही है 2023 में पपुआ न्यू गिनिया में। ओके, तो इसमें 14 आइलैंड कंट्री हैं और एक भारत है। ये भविष्य में पूछा जा सकता है प्रश्न कि ये कहाँ पे सम्मेलन हुआ था, तो आप बताएंगे कि ये जो पपुआ न्यू गिनिया है, आप ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में देखेंगे, कोरल सी है, इसके पास ही दिखेगा ये पपुआ न्यू गिनिया, और यहीं पे ये मीटिंग हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये फिपिक आइलैंड कंट्री की लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, और ये जो प्रशांत महासागर के एरिया है ऑस्ट्रेलिया के पास में, ठीक है, वहीं पे आपको पोलिनेशिया दिखाई देगा, माइक्रोनेशिया दिखाई देगा, मेलानेशिया दिखाई देगा, और मेलानेशिया का पार्ट होता है पपुआ न्यू गिनी, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इन सबको मिला के, इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर दे तो इन सबको मिला के ओसेनिया बोला जाता है। ओके, आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने सुदीरमन कप अपने नाम किया? सुदीरमन कप अपने नाम किया, तो ये उपलब्धि हासिल की चीन ने। ठीक है, चीन ये 13 बार ये कप जीत चुका है। ठीक है, 13 बार ये कप जीत चुका है, और इस बार चीन ने साउथ कोरिया को हरा के ये कप जीता था। सुदीरमन की बात करते हैं, सुदीरमन इंडोनेशिया के बैडमिंटन खिलाड़ी थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पे इस कप का नाम रखा गया है। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 ब्रॉड गज इंजन सौंपे हैं? 20, ठीक है, 20, तो इसके सही जवाब है बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश को भारत ने 20 ब्रॉड गज इंजन सौंपे हैं। ठीक है, तो ब्रॉड गेज क्या होता है? ब्रॉड गेज जो पटरी होती है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसी को ब्रॉड गेज कहते हैं। जितनी दूरी बढ़ेगी उतनी इसका नाम बढ़ता जाएगा। जैसे कि ये सबसे ज़्यादा दूरी यहाँ पे देखिए, तो इसे ब्रॉड गेज कहेंगे। इससे कम दूरी यहाँ पे दिखेगी तो स्टैंडर्ड गेज कहेंगे। उससे भी कम दिखेगा तो मीटर गेज कहेंगे। इससे भी कम दिखेगा नैरो गेज। ठीक है, तो इस तरह से ये डिसाइडेड किया जाता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस भी चलता है, बंधन एक्सप्रेस भी, और मिताली एक्सप्रेस भी चलती है। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान करें। क्या G7 2023 का सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में हुआ था? तो सही है। क्वाड राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक भी क्या जापान के हिरोशिमा में देखने को मिली? ये भी सही है। क्वाड 2024 की मीटिंग की अध्यक्षता क्या भारत द्वारा की जाएगी? ये भी सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। ओके, तो ये सभी कथन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। और G20 की थोड़ी सी बात कर लीजिए, तो G20 से एक प्रश्न पूछा गया था अभी 2023 में यूपीपीसीएस में। क्या पूछा गया? तो कि जो G20 का ये लोगो दिया गया है, कमल का फूल, इसमें 7 पंखुड़ी हैं। ठीक है, गिन लेंगे आप तो 7 पंखुड़ी दिखेगा। क्या ये 7 पंखुड़ी 7 महाद्वीप को डिनोट करता है? तो सही है, ये कथन सही है। 7 महाद्वीप को ये 7 पंखुड़ियाँ डिनोट करती हैं। और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और फिर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो इसकी थीम क्या होती है? वसुधैव कुटुंबकम के साथ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि एक धरती एक परिवार और एक भविष्य। ओके, एक शब्द G20 में फेमस होता है ट्रॉइका करके। ट्रॉइका यानी कि ट्रॉइका में वो कंट्री शामिल होते हैं जो प्रीवियस ईयर इस G20 की अध्यक्षता कर चुके हैं, और जो प्रेजेंट टाइम में G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, और जो फ्यूचर में G20 की अध्यक्षता करेंगे। यानी 2022 में इंडोनेशिया ने किया था, 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, और 2024 में ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा। और ये पहली बार हो रहा है कि तीनों देश जो इसमें शामिल हैं ये विकासशील देश हैं। ठीक है, ट्रॉइका में। आगे चलें, तो इस बार शेरपा अमिताभ कांत को बनाया गया है। ठीक है, और लगभग 215 बैठकें होने वाली हैं 50 शहरों में भारत के। तो इसमें से 11 बैठकें उत्तर प्रदेश में होगा, और उत्तर प्रदेश के 4 शहर में होगा। एक तो वाराणसी में, एक ग्रेटर नोएडा में, एक आगरा में, और एक लखनऊ में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है G20 थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग। देखिए, इस तरह से कोई वर्किंग ग्रुप मीटिंग जब होती है तो उसको बताया नहीं जाता, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगती। लेकिन
ये तीसरी जो टूरिज्म पर्यटन से संबंधित वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, ये कहाँ हुई है, ये इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि ये श्रीनगर के जम्मू कश्मीर में हो रही है और इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय कोई सम्मेलन वहाँ पे जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसका जो है बाइकआउट करने के लिए जो पाकिस्तान है वो बहुत तेज़ी से आ गया है। पाकिस्तान जो कि G20 का मेंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। G20 का मेंबर पाकिस्तान नहीं है, लेकिन वो बाइकआउट करने के लिए बहुत ही तेज़ी से आगे आ गया। ठीक है, चीन ने भी बाइकआउट करने की कोशिश की, तो उनकी चपेट में आके 20 कंट्री में से लगभग 3 कंट्री इस सम्मेलन में भाग नहीं लिए, लेकिन 17 लोग इसमें भाग लिए। तो ये सम्मेलन यानी कि जो वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी G20 की थर्ड टूरिज्म की श्रीनगर में, वो संपन्न हुई। लेकिन ये लोग बहुत ही विवाद किए उसको लेके, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, तो इस बात का याद रखेंगे आप। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। ग्लोबल साउथ कंट्रीज कौन होती है मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये देखिए, ये है ग्लोब। ठीक है, ये पृथ्वी का ग्लोब है, पूरा विश्व का मैप है। ठीक है, तो ग्लोब 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो नॉर्थ एक साउथ। ठीक है, ये जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन होती है उसी से ये डिसाइड किया जाता है। तो नॉर्थ में, ठीक है, ज़्यादातर देखेंगे ये ब्लू टाइप का दिखेगा। ठीक है, ये विकसित देश है, विकसित। और ज़्यादातर साउथ में देखेंगे, साउथ ग्लोब में, तो ये ज़्यादातर रेड में जो दिख रहा है ये विकासशील देश कैटेगरी में आते हैं। ओके, विकासशील देश कैटेगरी में। आप कहेंगे कि ये सऊदी अरब ये सब तो अमीर देश हैं, ये कैसे विकासशील देश कैटेगरी में आते हैं? तो यहाँ पे कुछ अलग पैमाना अपनाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे देखा जाता है कि पॉलिटिकल स्थिरता कितना, स्टेबिलिटी कितनी है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है। और किसी में भी वो देश पीछे हो जाता है तो उसे विकासशील कैटेगरी में डाल दिया जाता है, यानी कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिस्ट में डाल दिया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे ब्लू, तो ये ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप में शामिल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये आपको कंट्रीज दिख जाएंगी, जैसे भारत भी इस लिस्ट में शामिल है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल नहीं। तो यहाँ पूछे कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो आइए 5 जून का करंट अफेयर है। आइए अब 6 जून का करंट अफेयर देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिखेगा आपको 6 जून। चलिए 6 जून करंट अफेयर देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, मैं यहाँ पे रिवीजन क्लास करा रहा हूँ संडे के दिन। तो पहला प्रश्न इसमें ये था 6 जून में कि एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना था। कि एससीओ की अध्यक्षता यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता भारत द्वारा की जा रही है। ठीक है, और एससीओ फिल्म महोत्सव का आयोजन भी इसके द्वारा किया जा रहा है, सही है। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी, ये भी सही है। ठीक है, ये 2023 के पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। एससीओ की अध्यक्षता भारत कर रहा है, इसलिए प्रश्न पूछा जा चुका है। दोनों कथन सही है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलें। हाल ही दुबई में आयोजित एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत के पुरुष युगल ने मलेशिया को हरा के 58 साल बाद कौन सा पदक जीत लिया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये सात्विक राज, ठीक है, सात्विक राज सॉरी एक मिनट, 58 साल बाद ये जीते हैं, कौन सा पदक जीते हैं, गोल्ड मेडल। ठीक है, तो गोल्ड मेडल ये लोग जीते हैं। ओके, और ये 58 साल बाद जीते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये इनकी जोड़ी है, सात्विक राज और चिराग शेट्टी की ये जोड़ी है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत 58 साल बाद जीता स्वर्ण पदक। ओके, नेक्स्ट। अभी हाल ही में सुलोचना जी का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी, ये आपको बताना। क्या फिल्म जगत, खेल जगत, व्यवसाय जगत है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब फिल्म जगत। ये फिल्म जगत से संबंधित थी सुलोचना जी। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ था, मृत्यु मुंबई में हुई है। बहुत ही प्रसिद्ध सेलिब्रिटी थी। ठीक है, फेमस सेलिब्रिटी थी। लेवेंडर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का क्या भद्रवाह लेवेंडर राजधानी के रूप में उभर रहा है, सही है। लेवेंडर की खेती को बैंगनी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। लेवेंडर की खेती को अरोमा मिशन के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये भी सही है। अन्नश्री के तहत लेवेंडर एक मोटा अनाज की प्रजाति, गलत है। ये मोटा अनाज की प्रजाति नहीं है, तो ये चौथा कथन आपका गलत है। पूछा कौन सत्य नहीं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ये सत्य नहीं है। तो देखिए, जो अरोमा मिशन के तहत ये लेवेंडर मिशन चलाया जा रहा है, ठीक है, तो अरोमा क्या होता है, अरोमा का मतलब होता है सुगंध, और इसके तहत ऐसी फसल को लिया जाता है जिससे मूल्यवर्धन हो सके, जिससे कि हर्बल उत्पाद यानी कि जो औषधि में इस्तेमाल होते हैं, ऐसे फसल का उत्पादन किया जा सके, सुगंध देने वाली फसलों का उत्पादन किया जा सके आदि। ठीक है, तो इसको चला रहा है अरोमा मिशन को CSIR और CIMAP। ठीक है, तो CIMAP का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स होने चाहिए। और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये दोनों मिलकर इस मिशन को चला रहे हैं। भारत सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए एक जांच आयोग गठित करने का फैसला
किस अधिनियम के तहत लिया ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत एक आयोग की बैठक की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि सही कारण क्या था मणिपुर में हिंसा होने का। मणिपुर में हिंसा क्यों हुई थी मैं आपको बता देता हूँ। पहले देख लीजिए, ये अपना सुंदर भारत है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट का लोकेशन है और इसको मैं जूम करूँगा तो यहाँ पे दिखेगा आपको मणिपुर, ठीक है। इसकी राजधानी इम्फाल है और इसकी बाउंड्री नॉर्थ में नागालैंड से लगती है, साउथ में मिजोरम से लगती है और इधर ईस्ट वेस्ट की तरफ देखेंगे तो असम से लगती है, ठीक है। और इधर ईस्ट की तरफ म्यांमार से लगती है। तो यहाँ पे मणिपुर में दो समुदाय हैं, ठीक है, एक आदिवासी और एक गैर आदिवासी, यानी जो आदिवासी नहीं है। तो जो गैर आदिवासी है उसमें है एक मैती समुदाय। मैती समुदाय क्या कह रहे हैं कि मुझे एसटी का दर्जा चाहिए, एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, ठीक है, जनजाति का दर्जा ये लोग मांग रहे थे। तो जो आदिवासी यानी कि जो जनजाति हैं उन्होंने इसका विरोध किया और दोनों के बीच दंगा भड़क गया, ठीक है, और ये हिंसक दंगा था, इंपॉर्टेंट है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। ये तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था, ठीक है, और ये 2022 का था जो 2023 में आयोजित किया गया। क्या इसका आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया? सही है। पंजाब विश्वविद्यालय ने क्या 69 मेडल के साथ पहला स्थान हासिल किया? ये भी सही है। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स क्या भुवनेश्वर उड़ीसा में 2020 में हुआ था? ये भी सही है, ठीक है। तो इसका सही कथन है ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2, 3 तीनों कथन इसका सत्य है। यहाँ पे देखेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे फर्स्ट पे 69 मेडल के साथ और 26 स्वर्ण पदक जीता है, 17 सिल्वर है और 26 ब्रॉन्ज भी है, ठीक है। 26 स्वर्ण, 26 ब्रॉन्ज, 17 सिल्वर, ठीक है। टोटल 69 मेडल के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है, ठीक है। तो मैं आपको पंजाब की लोकेशन दिखा देता हूँ। ये है पंजाब की लोकेशन और पंजाब का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से, ओके। नेक्स्ट, एक मिनट, यहाँ देखिए वाराणसी का भी लोकेशन यहाँ पे दिखेगा उत्तर प्रदेश में आपको, और यहीं पे ये गेम हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश के ये 4 शहरों में हुआ था, जैसे कि लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा, वाराणसी, ठीक है। ये 4 शहरों में आयोजित हुआ है, ओके। समापन वहीं वाराणसी में हुआ है, ठीक है। तो ये 23 मई से 3 जून तक होने वाला था, 30 नहीं 3 जून तक होने वाला था और 3 जून तक ये खत्म हो चुका है गेम, ओके। इसमें सबसे पहले कौन सा गेम में शामिल किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया आपसे। तो नौकायन, इस बार नौकायन को भी शामिल कर लिया गया जिसे रोइंग बोलते हैं, ओके। आगे चलते हैं। नाटो सदस्य देशों द्वारा हाल ही में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन निम्नलिखित देशों में से कहाँ नहीं किया गया, ये आपको बताना है। आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसके सही है डेनमार्क में नहीं किया गया, बल्कि फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में इसका आयोजन किया गया है नाटो द्वारा आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज का। और अभी ये नया मेंबर है तो भाई साहब कहें कि इनको भी दिखाया जाए कि नाटो में कैसे एक्सरसाइज होती है, तो इसलिए फिनलैंड को इंक्लूड किया गया और फिनलैंड इस समय नाटो का 31वां यानी कि नया मेंबर बना है, ठीक है। अगर नाटो प्लस की आपकी बात की जाए तो नाटो प्लस में 5 देश शामिल हैं और नाटो की बात की जाएगी तो इसमें 31 देश शामिल हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में, एक सिग्नेचर हुआ तो वहाँ पर स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आगे चले तो ये नाटो कंट्री मेंबर हैं, इनको आप देख लेंगे। नेक्स्ट, ये आर्कटिक रीजन का एरिया है जहाँ पे कुछ देश शामिल होते हैं और देखिए यहाँ पे आपको फिनलैंड भी दिखेगा, इसलिए आर्कटिक चैलेंज के नाम से ये एक्सरसाइज की गई है, ठीक है। और ग्लोब पे अगर देखेंगे तो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, ये कर्क रेखा, और यहाँ पे दिखेगा नॉर्थ पोल पे आर्कटिक सर्किल, ठीक है। तो यही आर्कटिक जो सर्किल होता है इसमें जो देश होते हैं इसे आर्कटिक देश कहा जाता है। आगे चलते हैं। तो एक नार्डिक देश होता है, एक स्कैंडिनेवियन देश होता है, एक आर्कटिक देश होता है, इनको भी आप चेक कर लेंगे, ठीक है। मैं डेली करंट अफेयर्स में इनको डिटेल से बताया हूँ, यहाँ पे डिटेल्स बताऊँगा तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, आप उसको वहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्रेट पहल की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई थी, आपको बताना है। तो प्रेट पहल की शुरुआत WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलेंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट, यानी कि आने वाले थ्रेट जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया, गले से संबंधित बीमारी होगी, उनके लिए WHO अब हमेशा तैयार रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये प्रेट पहल चलाई गई थी, ठीक है, जैसे कोरोना जैसी बीमारी को रोका जा सके फैलने से। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और एक UN एजेंसी, और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में दिखेगा। इसके हेड है टेड्रोस एडोनम। नेक्स्ट, पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये आपको बताना है। पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास, ठीक है, आसियान के साथ पहला ये अभ्यास किया जाएगा, ठीक है, भारत द्वारा। तो इसका आयोजन सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में किया जाएगा, ठीक है, सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में। आपको यहाँ दिखेगा सिंगापुर, ओके, और ये वाला जो इलाका है ये है दक्षिण चीन सागर, ओके। सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है।
तो आसियान जो है पहले ये 10 कंट्री उसमें हुआ करते थे, प्लस एक और जुड़ गया जिसे हम कहते हैं ईस्ट तिमोर। ठीक है, ईस्ट तिमोर भी जुड़ा है, तो ये अब जाके आसियान में 11 मेंबर हो गए। आसियान की स्थापना जो हुई थी वो 8 अगस्त 1967 यानी 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत की गई थी। ठीक है, आगे चलें तो 2023 का पहला चक्रवात जिसका नाम है मोका चक्रवात के आने की संभावना किस क्षेत्र में जताई गई, ये आपको बताना है। तो ये एरिया है इसका, अगर आप पहचान रहे हैं तो ये अपना सुंदर भारत है, ये है बंगाल की खाड़ी एरिया, और इसका सही जवाब ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, चक्रवात मोका। तो ठीक है, ये रहा करंट अफेयर। चलिए आगे चलते हैं। अगर एससीओ की बात करें तो एससीओ को पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सहयोग, संघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, और इसमें टोटल 8 मेंबर हैं। 9वां मेंबर ईरान बन सकता है। ठीक है, ईरान के बनने की संभावना है 9वां मेंबर। ठीक है, तो एससीओ में चीन है, इंडिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया को 2017 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 7 अप्रैल का करंट अफेयर। ठीक है, अभी हाल ही में ISS यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज सांग्री ला डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो ISS द्वारा ये किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जो होते हैं उनका अध्ययन करता है विश्व लेवल पे। तो सांग्री ला डायलॉग पूछा जा रहा है, इसका आयोजन कहाँ किया गया इसके द्वारा, तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है सांग्री ला डायलॉग का। ठीक है, तो मैं सिंगापुर की लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए अपना सुंदर भारत, इसके साउथ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको सिंगापुर। ठीक है, मलेशिया से लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे सिंगापुर है, ये चीन है, यहाँ पे क्रोएशिया दिखेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे इटली दिखेगा। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में सूरीनाम देश के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किसको अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है। ठीक है, तो सूरीनाम देश के राष्ट्रपति ने किसको ये सम्मान दिया है, तो इसके सही जवाब द्रौपदी मुर्मू जी को, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू अभी सूरीनाम की यात्रा पर गई थी और वहाँ से ये सूरीनाम से होके सर्बिया गई और सर्बिया से सीधे इंडिया आ गई हैं। ठीक है, और जो ऑप्शन में नीलमणि फुकन जी, तो इनको बता दूं तो ये 56 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया है असमिया लैंग्वेज के लिए। नीलमणि फुकन जी को, दामोदर मौजो जी को 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 2023 में। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी जो गए थे फिजी और पपुआ न्यू गिनी, तो वहाँ का इनका सर्वोच्च सम्मान मिला था, नागरिक सम्मान मिला था। ठीक है, आगे चलें। तो ये देखिए मैप में सूरीनाम है, ये अपना सुंदर भारत है। अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो ये है साउथ अमेरिका, और यहीं पे दिखेगा सूरीनाम। अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है सूरीनाम, यहाँ पे है फ्रेंच गुयाना और यहाँ पे है गुयाना। ठीक है, गुयाना और फ्रेंच गुयाना दोनों अलग है, इनके बीच में दिखेगा सूरीनाम, और इसके साउथ में दिखेगा ब्राज़ील, और ये नॉर्थ में ये सब अटलांटिक महासागर का रीजन है। अभी हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV एम्प्रेस, ठीक है, MV एम्प्रेस, एम्प्रेस मतलब होता है महारानी, को चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया, तो चेन्नई से ये श्रीलंका के लिए इसको रवाना किया गया है MV एम्प्रेस। ठीक है, क्रूज को, ये यहाँ से पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, ये अपना सुंदर भारत, ओके, और यहाँ पे चेन्नई और यहाँ पे श्रीलंका, ओके, मालदीव यहाँ पे दिखेगा, बांग्लादेश यहाँ पे दिखेगा, और म्यांमार यहाँ पे आपको दिखने वाला है। तो इनसे संबंधित कोई भी जो भी करंट अफेयर मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखिए चेन्नई का इलाका इधर दिखेगा, और ये है श्रीलंका। यहीं पे MV एक्सप्रेस को पर्यटन की दृष्टि से पहला क्रूज सेवा भेजा गया इंटरनेशनल लेवल पे। तो यहाँ कोलंबो पोर्ट इसका दिखेगा, और यहाँ पे दिखेगा त्रिंकोमाली पोर्ट। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है। अगर मैं मालदीव से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर बताऊँ तो राजनाथ सिंह द्वारा एकता हार्बर का उद्घाटन मालदीव में किया गया, और भारत के चार्टर्ड अकाउंट और मालदीव के चार्टर्ड अकाउंट के साथ एक MOU पे समझौता किया गया। भारत ने मालदीव में खेल बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, और माले में हुआ चौथा डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग, ठीक है, भारत और माले यानी कि मालदीव के बीच। मालदीव का राजधानी है माले। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में ऑपरेशन कोरोना चलाया गया, क्योंकि जब वहाँ पे बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया था, चक्रवात मौका भी मैं बताया हूँ, तो उसके कारण म्यांमार में काफ़ी तबाही हुई थी। तो उनको राहत देने के लिए, म्यांमार वासियों को राहत देने के लिए ऑपरेशन करोड़ा चलाया था भारत ने। ठीक है, बांग्लादेश की बात करें तो मोहम्मद शहाबुद्दीन वहाँ पे नए राष्ट्रपति बने हैं, और भारत ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉडगेज इंजन दिए हैं, और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट पहली बार विदेश में NTPC द्वारा लगाया जा रहा है। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा मिष्टी योजना का संबंध या उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब है मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना मिष्टी योजना का उद्देश्य है। अगर मैंग्रोव रीजन की बात करें तो ये देखिए आपको वेस्ट बंगाल से लगे हुए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात तक लगभग 9 राज्य हैं भारत के,
कोस्टल एरिया है भारत के जहाँ पे मैंग्रोव वन का प्रसार दिखता है आपको। अभी हाल ही में किस राज्य के भागलपुर शहर में गंगा नदी पे जो निर्माणाधीन पुल था वो गिर गया है, ठीक है, टूट के गिर गया। ये बहुत ही दुखद घटना है, ठीक है। अभी मान लीजिए अभी ये पुल गिर गया तो अच्छी बात है, अगर बनने के बाद ये चालू जब हो जाता, ओपन हो जाता, उसके बाद गिरता तो कितने लोगों की जान लेकर चला जाता, ठीक है। तो इसका सही है बिहार, बिहार में ये पुल गिरा है, ठीक है। लोकेशन दिखा दूँ बिहार की, तो यह देखिए उत्तर प्रदेश है, ओके। उत्तर प्रदेश के इधर पूर्वी साइड जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बिहार, बिहार की बाउंड्री नेपाल से लगती है, ठीक है। आगे चले तो अभी हाल ही में ये पुल गिर गया, ये आपको पता है। ये है बिहार, यहाँ से देखिए गंगा नदी निकलती है और गंगा नदी सीधे यहाँ से भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में ये पुल गिरा है, तो भागलपुर यहाँ पे स्थित है। फिर ये गंगा नदी बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, ठीक है, यानी बंगाल की खाड़ी में। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर होने वाला 28वां सम्मेलन, जिसे हम COP28 कहेंगे, 28वां सम्मेलन कहाँ पे होगा ये आपको बताना, किस देश में होगा। तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड अरब अमीरात में 2023 में होने वाला है 28वां सम्मेलन। लगभग ये नवंबर से दिसंबर के बीच में होगा, ठीक है, नवंबर से दिसंबर के बीच में 28वां COP28। और अगर मैं बताऊं तो 26 और 27 कहाँ हुआ था, तो 26 हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके में, ठीक है, 27 हुआ था मिस्र में और 28 होगा यूएई में, ठीक है। तो यहाँ पे दिखेगा यूएई आपको, ठीक है, इसके नॉर्थ में या पर्शियन गल्फ दिखेगी, यहाँ पे दिखेगा मिस्र, इसके नॉर्थ में आपको भूमध्य सागर दिखेगा, और यहाँ पे दिखेगा इंग्लैंड के साथ यूके के साथ यानी कि स्कॉटलैंड, ठीक है। ये देखिए यूएई है, ये ओमान की खाड़ी है, ये पर्शियन गल्फ है। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय ने NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 को जारी किया है। इसमें पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालय श्रेणी में, यानी कि कई सारी श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है, तो विश्वविद्यालय श्रेणी में कौन शीर्ष पे है ये आपको बताना है। तो विश्वविद्यालय श्रेणी में IISc बेंगलुरु शीर्ष पे है, ठीक है, IISc बेंगलुरु शीर्ष पे है। और IISc बेंगलुरु की लोकेशन की बात करते हैं, देखिए कर्नाटक है, कर्नाटक में बेंगलुरु, यहाँ पे दिखेगा ये। और जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें तो ये मुंबई, सॉरी दिल्ली में दिखेगा। JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं। अभी अगर NIRF जो रैंकिंग दी गई है, ठीक है, उसमें अगर ओवरऑल रैंकिंग बात करें, विश्वविद्यालय मिला जाए, IIT मिला दें, मेडिकल इंस्टीट्यूट मिला दें, आदि जो इंस्टीट्यूट मिलाने के बाद ओवरऑल रैंकिंग में कौन शीर्ष पे पूछेगा, तो इसका सही जवाब होगा आपका IIT मद्रास। IIT मद्रास ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष पे है। IIT मद्रास आपको तमिलनाडु के चेन्नई में देखने को मिलेगा, IIT बॉम्बे आपको महाराष्ट्र के बॉम्बे में देखने को मिलेगा, और आपको IIT कानपुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, और देहरादून में IIT रुड़की देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगला न्यूज़ देख, यहाँ पे 8 तारीख का करंट अफेयर देख लेते हैं, ठीक है, वीकली के तहत। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने विश्व बैंक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रामीण विकास की पुनर्कल्पना पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजित किया है। तो इसका सही जवाब है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस सम्मेलन का आयोजन किया। 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, तो इसमें ग्रामीण लोगों की या गांव का क्या भूमिका हो सकती है, वो कितने डेवलप हो पाएंगे उस समय, तो उसको लेके 2 दिवसीय सम्मेलन किया गया है विश्व बैंक और बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के साथ, ठीक है। तो अगर इसमें जो ऑप्शन दिया रेल मंत्रालय, तो रेल मंत्रालय ने अभी अमृत भारत स्टेशन की योजना की शुरुआत की है, जो पूरे देश में रेलवे स्टेशन को आधुनिकीकरण करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विलेज डिफेंस गार्ड योजना चलाया है जम्मू कश्मीर में, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सीड योजना चलाया है घुमंतु जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, ठीक है। अगर यहीं पे मैं आपको बिल एंड मेलिंडा गेट्स के बारे में बता दूं, तो ये स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास करने के लिए मदद करते हैं, ठीक है, मदद करते हैं। और विश्व बैंक की अगर बात बताएं यहाँ पे, तो इसकी स्थापना वाशिंगटन DC में हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स में वाशिंगटन DC, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई। ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1944 में। तो इस समय अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने देश भर में कितने प्राथमिक, ठीक है, कृषि ऋण समितियां जिन्हें पैक्स कहते हैं, ठीक है, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दे दी है, ताकि लोगों तक ज़्यादातर फ्री नहीं, कम दाम में दवाइयाँ उपलब्ध हो सके, औषधि उपलब्ध हो सके। तो 2000 पैक्स को अनुमति दी गई है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की, ठीक है। आगे चलें। तो रंग भेद के खिलाफ किए गए गांधी जी के सत्याग्रह के 130 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। इस अवसर पर भारतीय नौसेना का INS त्रिशूल
डरबन की यात्रा यानी दक्षिण अफ्रीका पे गया है, सही है। 7 जून 1893 को पहली बार गांधी जी को रंगभेद का सामना करना पड़ा था दक्षिण अफ्रीका में, तो ये भी सही है। ऑप्शन ए सही है, 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं। तो ये साउथ अफ्रीका का मैप है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको डरबन, ठीक है। तो ये डरबन से जब प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे तो बीच में एक स्टेशन पड़ता है, यहीं पे इनको उतार दिया गया था रंगभेद करते हुए, ठीक है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपको 7 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ओके। 2 फरवरी को 2 फरवरी को शायद नहीं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस ही मनाया जाता है, ठीक है। तो आगे चले। तो 7 जून 1945 को मनाया जाता है जो 7 जून 1945 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, तो उसी दिन 7 जून को ही विश्व खाद्य दिवस मनाए जाने की परंपरा शुरू कर दी गई, ओके। आगे चलें। तो देख लीजिए 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में कखोवका, इस बात को याद रखेंगे, कखोवका डैम को बम ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क्या यह डैम नीपर नदी पर स्थित है यूरोप में? तो सही है। यह रूस द्वारा अधिकृत ऑक्यूपाइड क्षेत्र में स्थित है। हाँ, ये यूक्रेन के क्षेत्र पर रूस अधिकार कर रखा है, वहीं पर यह डैम स्थित है। यह यूक्रेन के खेरसोन क्षेत्र में, हाँ ये भी सही है, क्योंकि यूक्रेन के जो खेरसोन क्षेत्र वहीं पे रूस ने ऑक्यूपाइड कर लिया है इस डैम को, और ये डैम रिवर नीपर पे स्थित है। तो इसका कथन 1, 2, 3 तीनों सही है, ओके। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये यूरोप है, इसमें दिखेगा ये यूक्रेन, यहीं पे ये डैम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये खैरसोन का इलाका, और यह नीपर नदी बहते हुए आ रही है, जो बहते हुए काला सागर में जाकर गिर जाती है, और ये खैरसोन में ये डैम आपको देखने को मिल जाएगा। यूक्रेन की बॉर्डर देख लें तो यहाँ पे आपको ब्लैक सी से मिलती हुई नजर आएगी। इसकी राजधानी है कीव। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह बनाने का दावा किया है? फतह, तो इसका सही जवाब ईरान। ईरान कह रहा है कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है, तो ये ठीक है, बोल दिया तो मैंने मान लिया भी, क्योंकि अभी हाइपरसोनिक मिसाइल कोई देश डेवलप सही से कर नहीं पाया, ठीक है। अभी भारत नहीं बना पाया तो ईरान कैसे बना लेगा, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में भी भारत ईरान से कहीं ज़्यादा आगे है, ठीक है। तो अगर मैं ये सुपरसोनिक की बात करूँ तो हाइपरसोनिक की बात करूँ तो ये सबसे एडवांस फाइटर जेट या मिसाइल होती हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले तो आता है सबसोनिक, उसके बाद आता है ट्रांससोनिक, एक आता है सुपरसोनिक, सुपरसोनिक के बाद आता है हाइपरसोनिक। तो अभी हमारे पास सुपरसोनिक बात करें तो ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल है, और ईरान कह रहा है कि हमने हाइपरसोनिक बना लिया, फतेह बना लिया, तो ठीक है, मान लेते हैं कि आपने बना लिया। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह बनाने का दावा किया? तो ये तो हो गया, इसका सही जवाब ईरान है। ब्राज़ील ऑप्शन में, तो G20 2024 की अध्यक्षता ब्राज़ील करने वाला है, और जापान 2023 में G7 की अध्यक्षता कर चुका है, और 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं भैया। अभी हाल ही में किस देश में LGBTQ+ समुदाय के संबंध के विरोध में एक सख्त कानून पारित कर दिया गया? तो ये युगांडा है। और LGBTQ क्या होता है? L से लेस्बियन होता है, G से गे होता है, B से बाइसेक्सुअल होता है, T से ट्रांसजेंडर होता है, Q से क्यूर होता है। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, युगांडा की लोकेशन दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और यहाँ पे दिखेगा आपको युगांडा, ठीक है। यहाँ पे दिखेगा युगांडा, इसको मैं जूम करता हूँ तो ये देखिए युगांडा है, और यहाँ इसमें आपको दिखेगा माउंट स्टैनली, और युगांडा के साउथ में दिखेगा लेक विक्टोरिया, ठीक है। और यहीं से युगांडा से भी जीरो लाइन इक्वेटर जाती है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा अरब सागर में किस चक्रवाती तूफान के आने की संभावना जताई जा रही है? तो बिपरजॉय, ठीक है, बिपरजॉय के आने की संभावना जताई जा रही है, ठीक है। कहाँ पे? तो ये अरब सागर में बिपरजॉय आ रहा है। और शीतरंग आया था यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में, मेंडूस आया था यहाँ चेन्नई के आसपास, तमिलनाडु के आसपास, और असनी आया था श्रीलंका के आसपास, ठीक है। तो नेक्स्ट, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 7 जून 2023 को भारत और किन 2 देशों के मध्य पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? जहां पहला शब्द लग जाए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2 देशों के बीच कौन कौन से? तो फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात और भारत, 3 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और भारत, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है। और ये हुआ है गल्फ ऑफ ओमान में, यानी कि ये जो अपना सुंदर भारत है, यहाँ पे दिखेगा अरेबियन सी, और यहीं पे दिखेगा आपको गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। ओमान के पास है गल्फ ऑफ ओमान, यहीं पे ये एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे UAE है, यहाँ पे फ्रांस है, और ये अपना सुंदर भारत है, ठीक है। आगे चलें।
7 जून 2023 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक भी जारी किया गया है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में सत्य कथन क्या है ये आपको बताना है। इस सूचकांक को क्या FSAI यानी FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है वार्षिक तौर पर। सही है। क्या बड़े राज्यों में केरल शीर्ष पर आ गया है? ये भी सही है। छोटे राज्यों में क्या गोवा को शीर्ष स्थान मिला है? ये भी सही है। यानी कि इसका ऑप्शन 1, 2 एंड 3 सही है। ओके, आगे चले। तो ये देखिए सबसे शीर्ष पे है बड़े राज्यों में केरल, छोटे राज्यों में गोवा। ओके, नेक्स्ट FSAI का फुल फॉर्म बात करें तो मैंने बता दिया फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना सन 2008 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। हाल ही में चर्चा में रहा नाटो प्लस, नाटो की नहीं नाटो प्लस की बात हो रही है। संगठन का कौन सा देश सदस्य नहीं है ये आपको बताना है। क्या पाकिस्तान इसका नाटो प्लस का सदस्य है? नहीं। क्या इजराइल है? हाँ। साउथ कोरिया है? हाँ। जापान है? हाँ। ये 3 देश तो हैं। प्लस इसके साथ आपको ऑस्ट्रेलिया भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, और आपको न्यूजीलैंड भी देखने को मिलेगा। यानी कि नाटो प्लस में आप देखेंगे तो 5 कंट्री हैं, 3 ये हो गए, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक न्यूजीलैंड हो गया। ठीक है, नाटो प्लस में ये लोग शामिल हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया को बार बार इसमें कहा जा रहा है कि आप नाटो प्लस ज्वाइन कर लीजिए, नाटो प्लस ज्वाइन के लिए, लेकिन इंडिया ने इसको साफ तौर पे रिजेक्ट कर दिया। कहा कि मैं किसी के अलायंस का भाग नहीं बनूंगा। ठीक है, तो नाटो की अगर बात करें तो ये 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। एक मिलिट्री अलायंस इसकी जो हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में देखने को मिलेगा। 31 मेंबर इसमें है। भारत अभी फिनलैंड इसमें नया मेंबर 31वां बना है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सूरीनाम के बाद किस देश की आधिकारिक यात्रा की है? तो सर्बिया। ठीक है, अभी ये सूरीनाम के बाद सर्बिया गई थी और ये 15वीं राष्ट्रपति हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दिखेगा सूरीनाम, यहाँ से ये गई थी सर्बिया यूरोप में। तो सर्बिया की लोकेशन ये है और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। ठीक है, इसकी कोई भी बाउंड्री किसी भी सागर से नहीं लगती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ये हो गया। और पापुआ न्यू गिनी ऑप्शन में तो यहाँ पे फिपिक सम्मेलन हुआ था। फिजी है तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान फिजी और पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। फिनलैंड 31वां नाटो मेंबर बन गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर स्टील यानी इस्पात उत्पादक में दूसरे स्थान पर आ गया? तो ये देखिए पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर इंडिया, तीसरे स्थान पर जापान है। यानी कि जापान को ये पीछे छोड़ के आगे बढ़ा है भारत। तो इसका सही जो ऑप्शन है ऑप्शन डी। आगे चलें तो अगला प्रश्न है, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके पास खुद की इंटरनेट सेवा KFON है, यानी कि केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ठीक है, उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब है केरल। केरल में अब खुद के पास केरल देश का ऐसा राज्य पहला बन गया जहाँ पे खुद का इंटरनेट कनेक्शन है उनके पास। ठीक है, इसके तहत तो ये लोग क्या करेंगे, 20 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है उनको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा केरला में, ताकि वो भी मुख्य धारा से जुड़ सकें। अभी हाल ही में पार्किंसन रोग से पीड़ित किस समाचार संवाददाता का निधन हो गया? तो इनका नाम है गीतांजलि अय्यर। ये फोटो इनकी गीतांजलि अय्यर की, और इनका निधन हो गया है पार्किंसन रोग से। पार्किंसन एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें भूलने की बीमारी होती है। ठीक है, तो और लोगों की जो मृत्यु है बता दूं, प्रकाश सिंह बादल ये पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं लगातार 10 साल तक। सतीश कौशिक ये एक एक्टर हैं, इनको देखने पे आपको समझ जाएगा कसम उड़ान चलने की इनका फेवरेट डायलॉग है। ठीक है, केसरीनाथ त्रिपाठी ये पश्चिम बंगाल, बिहार और मेघालय, मिजोरम, ये हर जगह के राज्यपाल रह चुके हैं, चारों जगह के। ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, तो आगे चलें। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है? वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना, देखिए ब्लू ब्लू। तो इसका सही जवाब 8 जून। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। आगे चलें तो अभी हाल ही में खरीफ फसल 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP जारी किया गया है। निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी, ये गेहूँ जो है खरीफ फसल नहीं है बल्कि ये रबी की फसल है। और धान खरीफ की फसल है, मूंग खरीफ की फसल है, उड़द खरीफ की फसल है। ठीक है, यहाँ पे बाजरा दिख जाएगा, रागी दिख जाएगा, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, ये सब खरीफ की फसल है। ठीक है, तो ये सब मैं डिटेल में बताया हूँ डेली करंट अफेयर में। तो आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट 75I, 75 की बात नहीं हो रही है, प्रोजेक्ट 75I की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके तहत 43,000 करोड़ का पनडुब्बी निर्माण समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ ये आपको बताना।
तो ये सही जवाब जर्मनी। जर्मनी के अभी जो रक्षा मंत्री हैं, रक्षा सचिव और रक्षा मंत्री कह सकते हैं, ये भारत की यात्रा पे थे, तो उनके साथ जर्मनी के साथ प्रोजेक्ट आई के तहत 43,000 करोड़ पनडुब्बी निर्माण समझौता किया है भारत ने। ठीक है, इसके तहत 6 पनडुब्बी बनाई जाएगी शिशुमार क्लास की। ठीक है, शिशुमार क्लास की 6 पनडुब्बियाँ यहाँ पे बनाई जाएंगी। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ओपन एआई के सीईओ कौन है, ये आपको बताना है। तो ये है ओपन एआई के सीईओ, इनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वार्ता हुई और उनका नाम है सैम अल्टमैन। सैम अल्टमैन एआई के क्षेत्र में भारत काफ़ी प्रगति करने वाला है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो उसके अलावा जो और ऑप्शन है उसको बता देता हूँ। डीना बोलुआर्ट है, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच उद्योग एवं उद्योग संघों के बीच पहले गोलमेज संयुक्त बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई? तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये आर्थिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो आर्थिक सहयोग है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि यूपीआई सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। ट्रेड इशू जो है उनको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। वीज़ा संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उसको देखा जाएगा। बैंकिंग रिलेशन को मजबूत किया जाएगा। ठीक है, फाइनली ये लोग चाहते हैं कि हम लोग फ्री एग्रीमेंट की तरफ बढ़ें। ठीक है, तो न्यूजीलैंड की लोकेशन में आपको दिखा देता हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया दिखेगा आपको, ये अपना सुंदर भारत, ये हिंद महासागर है, इसके वेस्ट में जाएंगे तो इधर तो ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। तो ऑस्ट्रेलिया के हम मैं इधर दिखता हूँ तो यहाँ पे दिखेगा आपको न्यूजीलैंड। ओके, आगे चलते हैं। भारत और किस देश के बीच, ये हो गया इसका सही जवाब। और बाकी जो ऑप्शन में थे जैसे स्लोवेनियन था, नताशा पर्क-मूसर यहाँ पे पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इटली जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली प्रधानमंत्री बनी है। पाकिस्तान आयशा मलिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला है। हाल ही में चर्चा में रहा TOI 4603b यानी HD 245134b क्या है, ये आपको बताना है। तो ये एक एक्सोप्लैनेट है। डेली करंट अफेयर में मैं इसको डिटेल में बताया हूँ, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सब इसका डिटेल था। यहाँ पे मैं डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। लखनऊ की कान्हा स्टेडियम की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है? तो इसका सही है गोरखपुर में। गोरखपुर में एक इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्या बोलते हैं स्टेडियम बनेगा। ठीक है, तो इकाना जो लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ की तर्ज पे ही गोरखपुर में ये स्टेडियम बनाया जाएगा। आगे चले, लखनऊ की, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश द्वारा यूरोप को पश्चिम एशिया से जोड़ने के लिए $17 बिलियन का एक मेगा प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है? अब इनको पता ही नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी है। तो ये कौन है? भाई साहब इराक हैं। इनको अभी पैसा का पता नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट घोषणा कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं जो एशिया का पश्चिमी हिस्सा जो है ये ठीक है, इसको मैं यूरोप से जोड़ूंगा। किधर से जाऊंगा? या तो इधर से जाऊंगा या तो इधर से जाऊंगा। अभी इनको ये भी नहीं पता है, लेकिन ये मेगा प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी है 17 बिलियन का। ऑपरेशन कावेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना। क्या सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था? सही है। इसके तहत C-130 और INS सुमेधा को भेजा गया था, ये भी सही है। इस ऑपरेशन का नाम दक्षिण भारत की नदी कावेरी के नाम पर रखा गया, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, ये है सूडान, इसकी राजधानी खार्तूम, इसकी बाउंड्री लाल सागर से लगती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये साउथ सूडान, इन दोनों के बीच गृह युद्ध की स्थिति चल रही थी। 68 नंबर का फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए संजय लीला भंसाली दिया गया, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार बधाई दो मूवी के लिए राजकुमार राव को दिया गया, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को दिया गया, तो ये भी सही है। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 1, 2, 3। तो ये लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछे तो गंगूबाई काठियावाड़ी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछे तो राजकुमार राव, अभिनेत्री पूछे तो आलिया भट्ट, निर्देशक पूछे तो वो हैं संजय लीला भंसाली। आगे चलें। हाल ही भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है डोमिनिकन गणराज्य में। डोमिनिकन गणराज्य में अभी भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है जयशंकर जी ने। ठीक है, और ये दिखेगा आपको डोमिनिकन गणराज्य, ये दिखेगा आपको अटलांटिक महासागर, यहीं पे है डोमिनिकन गणराज्य। इसकी राजधानी है सेंट डोमिंगो। विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा, जिसका नाम है सारा, का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब UAE में इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, सारा का। इसका काम क्या होगा कि यहाँ पे जो भी पैसेंजर जाएंगे वहाँ पे एयरपोर्ट है, उनको क्या करेगा, चेहरे को स्कैन करेगा और ये बताएगा कि कहाँ पे आप बैगेज सिस्टम जमा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड के मलेरिया टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया?
तो इसका सही जवाब है घाना। ऑक्सफोर्ड में मलेरिया के टीके का वहाँ पे ट्रायल चल रहा है, तो सबसे पहले ये लोग ट्रायल किए हैं घाना देश पे, ठीक है, और ये मंजूरी भी दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग वैसे ही मरते रहते हैं, क्योंकि ये रीजन ही ऐसा है जहाँ पे मलेरिया, डेंगू आमतौर पे इस तरह की बीमारी यहाँ पे फैलती रहती हैं, ठीक है। तो वैसे ही लोग, बहुत ही लोग मर जाते हैं मलेरिया से, तो ये लोग सोचे कि चलो ठीक है, टीका आ गया है, चलो उसको ही लगाएं, या तो मलेरिया से मरें या फिर टीका लगाने से मरें, मरना तो तय है। तो फिलहाल वहीं पे ये ट्रायल किया गया है घाना में, ठीक है, घाना में आप देखने को मिल जाएगा, घाना का राजधानी अक्रा। नेक्स्ट, तो फिलहाल इतना ही। तो फिलहाल साप्ताहिक करंट में इतना ही। 5 से लेकर 11 जून की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं उनको बता दिया हूँ, डेली करंट अफेयर के बेसिस की जो न्यूज़ थी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए देर न अब विदाई लेते हैं, ओके। उससे पहले मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, चैनल अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलें, थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।